हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गया इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चंस का मस्त वीडियो जो सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें लूसेंट के फर्स्ट पेज से लेकर सारे पेजों को कराया जाएगा और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है ना वही मैं कराऊंगा और बाकी इनमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद होंगे और जो याद नहीं होगा उन सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके जीके का रिवाइज हो जाएगा। ये इस इम्पोर्टेंट वीडियो से आपका जीके का रिवाइज हो जाएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसमें देखिए भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है। अब इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और फिर वेद कितने हैं? 4 हैं। एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अब देखिए ऋग्वेद, फर्स्ट वेद में कौन सा है? ऋग्वेद। अब ऋग्वेद से जो इम्पोर्टेंट लाइन्स बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। अब जैसे देख सकते हैं आप कि ऋग्वेद में पूछा जाता है कि कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। और ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? 1028। और 1028 सूक्त ब्रैकेट में बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित। एवं ऋचाओं की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी है? 10,462। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट लाइन्स ये हो जाएगा कि इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री। अब इसमें पूछा जाता है कि ऋग्वेद के मंडल में क्या क्या वर्णित है? तो इसमें कौन कौन से लाइन्स को जोड़ा गया, मतलब ऋग्वेद के सारे मंडल में क्या क्या वर्णन है? तो इसमें देख सकते हैं विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यानी ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और इस गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था? विश्वामित्र। और देखिए ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खिल। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें क्या वर्णन है? इसमें किसका वर्णन है? पुरुष सूक्त का। पुरुष सूक्त में जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसी का वर्णन है। यानी इस चारों वर्णों की उत्पत्ति किससे हुई थी? परम पुरुष ब्रह्मा से। तो इसमें अपने सारे इम्पोर्टेंट लाइन्स हो गए हैं। इसमें ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? तो 250। और ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? 200। यजुर्वेद, इसमें देखिए क्या क्या इम्पोर्टेंट बन सकता है कि हाँ, यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो अर्धयु। और फिर यजुर्वेद में किसका वर्णन है? तो इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन्स ये हो जाएगा कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। अब सामवेद। अब देखिए सामवेद में साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान। और फिर सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक सेकेंड। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। तो सामवेद, इसमें देखिए लिखा हुआ है सामवेद में कि इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उदात्री। सामवेद के पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। अब देखिए इसमें ये इम्पोर्टेंट लाइन्स ये बन जाएगा कि भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है।
भारतीय संगीत का जनक कौन हो जाएगा? सामवेद। अब अर्थववेद। अर्थववेद में देखिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अर्थववेद का रचना कौन से ऋषि द्वारा किया गया था? अथर्वा ऋषि। अर्थववेद अथर्वा ऋषि, मिलता जुलता वर्ड हो गया, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए अथर्वा ऋषि अर्थववेद, अथर्वा ऋषि अर्थववेद, ये मिलता जुलता वर्ड जो है इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि अर्थववेद का रचना किसने किया था? अथर्वा ऋषि ने। और फिर इसमें इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा कि अर्थववेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो 731 मंत्र हैं। और अर्थववेद में कितने पद्य हैं? तो लगभग 6000 पद्य हैं। और फिर इसमें क्या इम्पोर्टेंट हो जाएगा? हाँ, इसमें देखिए अर्थववेद में क्या क्या वर्णन है, तो इसमें जो है मानव जीवन के सभी पक्षों, अर्थववेद में मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक भागों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा परिणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है? अर्थववेद में जो है इसमें देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है। विवाह, परिणय गीतों, राजभक्ति, वशीकरण, साप, वशीकरण, फिर मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। ये सारे इम्पोर्टेंट लाइंस हो जाएंगे। और अर्थववेद के कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अर्थववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। कौन से वेद में? अर्थववेद में। और अर्थववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट हो जाएगा? अब देखिए सबसे नीचे नोट में लिखा है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। एवं सबसे बाद का वेद कौन सा है? अर्थववेद। अब यहाँ आ जाइए। अब इसमें देखिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसमें देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। और इसमें मेन इम्पोर्टेंट ये है, एक सेकेंड, हाँ, ऋग्वेद। पहले इसको याद करने का तरीका क्या हो जाएगा? इसको याद करने का तरीका ये हो जाएगा कि इसको पहले एक लाइन से सेट कीजिए। ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अर्थववेद। ये एक लाइन से सेट हो गया। अब इसके ब्राह्मण ग्रंथ को याद कर लीजिए। ऋग्वेद का ऐतरेय वो कौशितकी, यजुर्वेद का तैतरीय वो शतपथ, सामवेद का पंचविश, अर्थववेद का गोपथ। ये एक तरीका से आपको पूरा तरीका इससे आपको याद हो जाएगा। ऋग्वेद का कौन ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐतरेय वो कौशितकी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का क्या हो जाएगा आंसर? ऐतरेय वो कौशितकी। यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? तैतरीय वो शतपथ। सामवेद का क्या हो जाएगा? पंचविश। और अर्थववेद का क्या हो जाएगा? गोपथ। अब इसमें देखिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा? पुराण। पुराण का देखिए रचयिता कौन था? लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रशर्वा। अब पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और इसमें देखिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा कि विष्णु पुराण कौन से वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण कौन से वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश। अब इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? विष्णु भगवान के माथे पे क्या रहता है? मोर का पंख। यानी कृष्ण भगवान को ले लीजिए कि विष्णु भगवान का एक रूप कौन था? कृष्ण भगवान था। अब कृष्ण भगवान के माथे पे क्या रहता है? मोर का पंख। तो विष्णु भगवान के माथे पे एक तरीके से याद कर लीजिए कि विष्णु भगवान के माथे पे क्या रहता है? मोर का पंख। तो विष्णु भगवान से हो जाएगा विष्णु पुराण। और विष्णु भगवान के माथे पे क्या रहता है? मोर का पंख। तो मोर से हो जाएगा मौर्य वंश। ये याद हो जाएगा आपको आसानी से। विष्णु भगवान के माथे पे मोर का पंख, तो विष्णु पुराण मौर्य वंश। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश। वायु पुराण गुप्त वंश। अब वायु पुराण का ट्रिक क्या हो जाएगा? वायु हमेशा गुप्त रहती है, तो वायु पुराण गुप्त वंश।
अब फिर से एक बार ट्रिक को रिवाइज कर लीजिए, या ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, पर ट्रिक से भी आपको याद हो जाएगा। जैसे विष्णु पुराण, तो विष्णु भगवान के माथे पे मोर का पंख, तो विष्णु पुराण मोरी वंश, मोर से मोरी वंश, मोर का पंख मोरी वंश, तो विष्णु पुराण मोरी वंश, विष्णु भगवान के माथे पे मोर का पंख, तो विष्णु पुराण मोरी वंश। और वायु पुराण गुप्त वंश, तो वायु जो है हमेशा गुप्त रहती है, तो वायु पुराण गुप्त वंश, वायु हमेशा गुप्त रहती है, तो वायु पुराण गुप्त वंश। ये दोनों का ट्रिक आपको आसानी से याद करा देगा। एक पहला ट्रिक ये हो गया कि विष्णु भगवान के माथे पे मोर का पंख, तो विष्णु पुराण मौर्य वंश, और वायु जो है हमेशा गुप्त रहती है, वायु जो है हमेशा गुप्त रहती है, तो वायु पुराण गुप्त वंश। और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश। ये तीनों को याद कर लीजिएगा। दो का ट्रिक तो आसानी से हो जाएगा आपको याद, और एक को आप याद कर लीजिएगा। विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश, और वायु पुराण गुप्त वंश। और इसमें जो है एक इम्पोर्टेंट लाइन ये बनता है कि कौन पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मत्स्य पुराण। अब यहाँ देख सकते हैं बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य, तो प्रमुख धर्म जो थे इतिहास में, उसमें देखिए एक था बौद्ध धर्म, एक था जैन धर्म। बहुत सारे धर्म थे, पर बौद्ध धर्म भी था और जैन धर्म भी था। तो देखिए जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है, और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है, कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। तो बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है, जातक में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है, कथावस्तु, और कथावस्तु में किसका वर्णन है, तो इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। अब देखिए बौद्ध धर्म खत्म हो गया, अब आते हैं जैन धर्म। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है, कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। यानी से इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से जैन ग्रंथ में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है, इसमें महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अब इसमें देख सकते हैं आप, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य है। चाणक्य का अन्य नाम क्या है, चाणक्य का अन्य नाम क्या है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अब ये जो पुस्तक है क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र, ये कितने अधिकरणों में विभाजित है, तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। और कितने प्रकरणों में विभाजित है, 180 प्रकरणों में विभाजित है। और इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और क्यों मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी क्यों प्राप्त होती है, क्योंकि ये जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में प्रधानमंत्री थे, तो इसलिए इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस लाइन को इम्पोर्टेंट मान लीजिए। तो इस लाइन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये बनते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य हैं, और यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। और इसमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और अर्थशास्त्र के अनुवादक कौन है, शाम शास्त्री। अर्थशास्त्र के अनुवादक कौन है, शाम शास्त्री। अब देखिए संस्कृत साहित्य में इतिहास घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था, कल्हण के द्वारा किया गया था। और कल्हण ने किस पुस्तक का रचना कर दिया, राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी को क्या कहते हैं, यानी राजतरंगिणी का अर्थ क्या है, राजाओं की नदी। और इस ग्रंथ में, राजतरंगिणी ग्रंथ में कितने सर्ग हैं, 8 सर्ग हैं। और इसमें क्या लिखा है, राजतरंगिणी ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। यानी राजतरंगिणी में 8 सर्ग हो जाएगा। और ये भी पूछ सकता है कि राजतरंगिणी में तरंगों की संख्या कितनी है, ये इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और फिर इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है।
अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें सुरक्षित है? चचनामा में। और चचनामा के लेखक कौन है? लेखक अली अहमद। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन था? अष्टाध्यायी था। अब देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया था, लेकिन संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन है? अष्टाध्यायी है। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। और इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। और पूछ सकता है, देखिए नोट में लिखा है कि ये भी पूछ सकता है कि पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है कौन से पुस्तक में? अष्टाध्यायी में। तो देख सकते हैं आप, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? कलहन के द्वारा। और संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी। इसके लेखक कौन थे? पाणिनि। अब देख सकते हैं गार्गी संहिता। गार्गी संहिता कौन सा ग्रंथ है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसका लेखक कौन है? कात्यायन। कात्यायन जो है इसका लेखक है। तो इसमें इस लाइन को आप इम्पोर्टेंट भी मान लीजिए कि कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यानी कात्यायन की गार्गी संहिता, एक सेकेंड, हाँ एक ये अब यहाँ पर देख सकते हैं कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यानी यवन आक्रमण का उल्लेख कौन से पुस्तक में मिलता है? कौन से ज्योतिष ग्रंथ में मिलता है? गार्गी संहिता। और गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पतंजलि जो थे किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य यानी महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। अब महाभाष्य से किसका इतिहास पता चलता है? शुंगों के इतिहास का पता चलता है। यानी पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। ए नंबर में है यूनानी रोमन लेखक टेसियस जो है यह ईरान का राजवेद था। हेरोडोटस, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ब्रैकेट में ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। इसमें देखिए क्या लिखा है कि हेरोडोटस जो है इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस थे। और सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि 4 नंबर में आप देख सकते हैं मेगास्थनीज। ठीक है, तो मेगास्थनीज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि मेगास्थनीज जो था वो किसका राजदूत था? तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और यह किसके राज दरबार में आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और मेगास्थनीज जो था इसने कौन से पुस्तक की रचना किया था? इसने अपनी पुस्तक इंडिका का रचना किया था। इंडिका में किसके विषय में लिखा? इसने मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। डायमेकस, यह सीरियन नरेश डायमेकस जो था यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायमेकस का विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है।
तो इसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन हो गया? हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। मेगास्थनीज का पुस्तक इंडिका। फिर डायमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डायमेकस जो था यह बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायनोसियस, यह मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो किसके राज दरबार में आया था? अशोक के राज दरबार में आया था। टोलमी ने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अरबी लेखक, इसमें देखिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा? अरबी लेखक यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और फिर इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा? हाँ, अरबी में लिखी गई उसकी कृति अल-बरूनी की कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद ब्रैकेट में भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी अल-बरूनी की महत्वपूर्ण कृति का नाम क्या था? किताब उल हिंद या तहकीक हिंद। और तहकीक हिंद को क्या बोलते थे? भारत की खोज। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद ब्रैकेट में भारत की खोज। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे रेहला कहा जाता है। और फिर देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा? 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। किसे? इब्न बतूता को। तो इसमें क्वेश्चन ये भी हो जाता है, इसमें क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये बनता है कि इब्न बतूता जो था ये किसके शासनकाल में भारत आया था? यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अब देखिए अन्य लेखक में तारानाथ एक कैसा लेखक था? यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कौन से ग्रंथ की रचना की? इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की। तारानाथ ने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। और इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि जो यह मार्को पोलो जो पांड्य देश की यात्रा पर आया था तो उस समय पांड्य देश का राजा कौन था? तो कायाल था। तो मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो ये देखिए अन्य लेखक में दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को याद कर लीजिए। तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। और मार्को पोलो जो पांड्य देश की यात्रा पर आया था उस समय पांड्य देश का राजा कौन था? ये कायाल था। फाहियान, इसमें देख सकते हैं फाहियान यह चीनी लेखक में फाहियान जो था यह किसके दरबार में आया था? यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुग्न यह पहले नंबर में फाहियान है। फाहियान के बारे में आपने जान लिया कि यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और फिर संयुग्न यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हुएनसांग यह किसके शासनकाल में भारत आया था?
यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और ह्वेनसांग जो था यह 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा और फिर भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। इसका भ्रमण वृत्तांत सी यू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। और फिर ये ह्वेनसांग जो था वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। और फिर यह ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, तो इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। और ह्वेनसांग के अनुसार सिंध का राजा कौन था? शूद्र था। और फिर देखिए इसमें इम्पोर्टेंट नोट में लिखा है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये भी हो जाएंगे कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। यानी इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा? ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत सिंह यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। डायोनिसियस यह मिशनरी टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टोलमी इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी इस पुस्तक के लेखक के बारे में पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। ये पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी जो है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी जो पुस्तक है, इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। फिर अलबरूनी यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। फिर अलबरूनी का अरबी में लिखी गई कृति किताबुल हिंद या तहकीक हिंद ब्रैकेट में भारत की खोज। अलबरूनी की कृति किताबुल हिंद या तहकीक हिंद ब्रैकेट में भारत की खोज। फिर इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रेहला कहा जाता है। फिर 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। फिर अन्य लेखक में तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। और फिर उस समय जब मार्को पोलो पांड्य देश की यात्रा पर आया था तो उस समय पांड्य देश का राजा कौन था? तो कायाल उस समय राजा था। जब मार्को पोलो पांड्य देश की यात्रा पर आया था उस समय पांड्य देश का राजा कौन था? कायाल था। फिर फाहियान यह किसके दरबार में आया था? फाहियान जो चीनी लेखक था यह किसके दरबार में आया था? यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यह चीनी यात्री फाहियान जो है यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। संयुग्न यह 518 ईस्वी में भारत आया। फिर ह्वेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और ह्वेनसांग का भ्रमण वृत्तांत का नाम क्या है? CU की के नाम से प्रसिद्ध है। ह्वेनसांग इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है।
फिर इसिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसिंग जो था, ये चीनी लेखक में 4 चीनी लेखक का नाम दिया हुआ है, एक फाइयान, एक संयुग्न, एक ह्वेनसांग और चौथे नंबर पे कौन था, इसिंग था। तो इसिंग जो था यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। इसमें इम्पोर्टेंट बस फाइयान है, इसके बारे में पूछता है, ह्वेनसांग है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी संयुग्न के बारे में पूछ सकता है पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको फिर भी इसको याद कर लीजिए, क्या पता आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। संयुग्न यह 518 ईस्वी में भारत आया, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। संयुग्न यह 518 ईस्वी में भारत आया। फाइयान यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और फिर ह्वेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। फिर इसिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।